Hello everyone. In this topic we will study about the file system and management. We'll see that what are the file system directory systems and how the operating system manages them. This topic is about the file system and its management. So all of you know जो हमारा system है उसके अंदर secondary storage is a very important thing, and secondary storage है उसके ऊपर how we manage that, it's been done through a file system. ठीक है? So जो file management is a very important aspect of your operating system. So if we start with this, what is a file? File is something that actually ये holds on to a secondary storage. तो आपकी जो secondary storage devices होती हैं, like hard disk है, CD है, floppy drive है, flash USB flash drives, आपके media cards, MMC cards हैं, आपके SD cards हैं. So whatever you store under that, they are actually files. And secondary storages are generally, they are non-volatile and generally very cheap in terms of their price and also in terms of their access time as well. Slow होती है थोड़ी सी. और particularly अगर हम बात करें hard disk drive की, जो quite slow as compared to जो अब आपकी available है SSD drives. So whatever you do, but what you store actually onto them is file. So file होती क्या है? It's a collection of related information. ठीक है, एक ऐसी चीज है जिसके बाद related information जो है इसको store करते हैं. और जनरली किस तरीके से स्टोर होती हैं? जनरली a sequence of bits, bytes, records, lines, इस तरह की फॉर्म में आपकी स्टोर होती है. तो जो मोस्ट ग्रैनुलर लेवल है दैट इज द बिट्स, और उसके अंदर आपका टेक्सचुअल डेटा भी हो सकता है फाइल में, बाइनरी डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और जो भी फाइल आप क्रिएट करते हैं या कोई एग्जिस्ट कर रही होती है, इट्स ऑलवेज बीन रेफर्ड बाय इट्स यूनिक नेम. ठीक है, खासतौर से जब हाई लेवल के ऊपर कोई भी फाइल एक्सेस होती है तो फाइल को हमेशा एक्सेस जो किया जाता है वो इसके यूनिक नेम से किया जाता है, रादर देन के कोई उसके ब्लॉक का रिकॉर्ड हो या कुछ और हो. फाइल हमेशा जो अपनी यूनिक नेम से. और यूजर जो भी फाइल है उसके ऊपर आप कोई ना कोई एक्सेस कंट्रोल अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो एक्सेस कंट्रोल अक्सर का जो है वो आप फाइल लेवल की तरफ अप्लाई करते हैं. इस फाइल के लिए रीड, राइट या क्या क्या कर सकते हैं आप इस फाइल के साथ. जनरली फाइल्स जो है दे आर स्टोर्ड इन अ कॉन्टिग्यूअस लॉजिकल एड्रेस स्पेस. लॉजिकली तो वो होती कॉन्टिग्यूअस है, लेकिन जब फिजिकली आप उन्हें स्टोर करते हैं तो उनकी मैपिंग इस तरह होती है कि जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली कॉन्टिग्यूअस मेमोरी या स्टोरेज स्पेस के ऊपर हो, बल्कि वो अलग भी हो सकती है. उसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस वी स्टोर द फाइल्स इनटू ब्लॉक्स. जैसे हार्ड डिस्क है उसके ब्लॉक्स में स्टोर हो रहा होता है, तो एक ब्लॉक में तो पूरे का पूरा कॉन्टिग्यूअस होगा, लेकिन जरूरी नहीं होता कि एक फाइल जो कि मल्टीपल ब्लॉक्स को स्पेन कर रही है उसे मल्टीपल ब्लॉक्स कॉन्टिग्यूअसली मिल जाए. वो अलग-अलग भी हो सकते हैं, दूर दूर भी होते हैं. जब नया आपका सिस्टम फाइल सिस्टम होता है तो मोस्टली आपके उसको साथ साथ मिल जाते हैं, लेकिन जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था कि बार बार आप फाइल को डिलीट और नई फाइल्स है अगर फिर कुछ डिलीट हो रही है करते जाते हैं, तो फिर बीच में काफी सारे ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फाइल्स जो वो अपनी स्पेस नई फाइल जो ऑक्यूपाई करती है. फाइल जो है वो टिपिकली या तो किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है या डेटा को रिप्रेजेंट करती है. प्रोग्राम फाइल्स आपकी बेशुमार है. आप जैसे देखते हैं कि जी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी हैं जो अपने प्रोग्राम्स की बनाई होती हैं, आपकी जावा फाइल्स हैं, आपकी कुछ और फाइल्स हैं. इसी तरह आपकी डेटा फाइल्स होती हैं. डेटा फाइल्स में क्या होता है, वो न्यूमेरिक हो सकती हैं, बाइनरी भी हो सकती हैं, करैक्टर होते हैं उनमें, मोस्टली जो होते हैं वो करैक्टर न्यूमेरिक्स होते हैं आपकी डेटा फाइल. जो भी कंटेंट होता है वो उसको उस फाइल के अंदर स्टोर कौन करता है? उसका क्रिएटर करता है. ठीक है, और जो क्रिएटर है वो डिफरेंट किस्म की फाइल्स क्रिएट कर सकता है. वो कोई टेक्स्ट फाइल्स कर सकता है, इंफॉर्मेशन जो कंटेन कर रही हो, वो कोई डेटा फाइल्स क्रिएट कर सकता है, वो सोर्स फाइल्स क्रिएट कर सकता है. जैसे इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स हैं तो प्रोग्राम में वो सोर्स फाइल क्रिएट करता है, फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर और assembler or something. इसी तरह फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं.
ठीक है, जनरली दिस चैप्टर इज कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि आप एवरी डे में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं। सो फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये भी आपने देखे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइल का एट्रीब्यूट क्या है, उसका यूनिक है। ठीक है, तो वो नाम जो है वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक वन और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आप उसका नाम रखते हैं। फिर इसी तरह उसका इंटरनल नेमिंग यूज होती है, जो कि आइडेंटिफायर होता है। तो एक यूनिक टैग या एक यूनिक नंबर होता है जो कि फाइल सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है। फिर हर फाइल की कोई ना कोई टाइप होती है, और जैसे विंडोज है तो विंडोज तो बड़ी स्ट्रांगली टाइप फाइल टाइप्स को जो है वो कैटर करता है, जबकि यूनिक्स या लिनक्स बेस्ड सिस्टम जो है उनमें आप अपनी कस्टमाइज टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो विंडोज है वो पुरानी तो विंडोज जो थी वो सिर्फ 3 अल्फाबेट्स का आपको वो देती थी, अल्फान्यूमेरिक का फाइल टाइप्स देती थी। अब जो है वो आपकी बड़ी भी है। और ये जो टाइप है ये जनरली इंडिकेट कर रही होती है कि फाइल किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई ना कोई डिफॉल्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम उनके साथ एसोसिएट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप, ताकि अगर आप उस फाइल पे क्लिक करें तो उसके रेलेवेंट एप्लीकेशन में ही ओपन हो, जो कि आप देखते हैं कि रेगुलरली आप देख लेते हैं। देन लोकेशन, फाइल जो है वो आपने कहीं ना कहीं स्टोर की भी, आइडेंटिफायर से आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी फाइल, और लोकेशन से आप पॉइंट आउट करते हैं कि फिजिकली वो डिवाइस के ऊपर कहाँ पर पड़ी है। तो अब एक फाइल है वो आप फ्लैश ड्राइव से हार्ड डिस्क में मूव करते हैं तो हार्ड डिस्क में एक जगह पे होगी और फ्लैश ड्राइव में दूसरी जगह पे होगी। तो जहां भी वो हार्ड डिस्क में एलोकेट होगी उस जगह पे आप लोकेशन सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है, ये उस फाइल के अंदर तो आप बता देते हैं, या उस फाइल से एसोसिएटेड एक लिंक बन जाता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपका फाइल सिस्टम कंटेन कर रहा होता है और वहां से आपका ट्रैक बन जाता है। देन प्रोटेक्शन के लिए इस फाइल को कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह उससे रिलेटेड और अदर इंफॉर्मेशन कि जी फाइल को क्रिएट कर किया करता है, यूजर आइडेंटिफिकेशन क्रिएट किया किसने, मॉडिफाई किसने किया है, और क्रिएट कब हुई है, लास्ट एक्सेस कब हुई है, मॉडिफाई कब हुई है लास्ट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर टाइम, डेट और यूजर की आ रही है। और जो भी इंफॉर्मेशन आप की जो फाइल्स की हैं वो आप एक मोस्ट ऑफ द टाइम एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में रखते हैं। जैसे मॉडर्न सिस्टम सारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ही रखते होते हैं, और वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो आपकी डिस्क पे मैनेज हो रहा होता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन जो कि फाइल एट्रीब्यूट्स की, वो फाइल एट्रीब्यूट्स जो हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज जो है वो अपने अपने मेंशन हो रहे होते हैं, तो क्योंकि उसमें फिर फाइल सिस्टम के साथ उनको सपोर्ट चाहिए। ये एक स्क्रीनशॉट है फ्रॉम मैक ओएस एक्स, जिसमें ये फाइल 11.txt, और ये जो 11.txt है इसका आपको बताया गया है, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स इसके आ रहे हैं। ठीक है, फाइल एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि जी मॉडिफाई कब हुई है, साइज उसका आ रहा है, काइंड कौन सी है जी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देन साइज कितना है, विंडोज में आप देखते हैं तो वो लॉजिकल साइज भी बताते हैं, साइज ऑन डिस्क भी बता रहा होता है। फिर क्रिएट कब हुई है, मॉडिफाई कब हुई है, और लेवल उसका क्या है कि जी एक्सेस के हवाले से। फिर इसी तरह बाकी इसकी फील्ड आ जाती है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन विद उसका डिफॉल्ट प्रोग्राम भी आ रहा है कि टेक्स्ट ना करके तो उसको ओपन करना है। तो इस तरीके से आपकी फाइल के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। देन देयर आर फाइल ऑपरेशंस। फाइल ऑपरेशंस के जी आप फाइल के ऊपर ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो फाइल जो है वो सिस्टम के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। आप ऑपरेशन क्या करेंगे, you can create a file, you can do a write operation, you can create, you can delete a file. ठीक है, इसी तरह you can write, you can read from the file, and then you can reposition within the file, जो कि आप जल्दी सीख के थ्रू करते हैं। ठीक है, आप किसी एक पोजीशन पे चले जाते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर फाइल, and then truncate a file,
ट्रंकेट क्या होता है कि फाइल डिलीट नहीं होगी, जैसे डिलीट फाइल को डिलीट कर देती है, ट्रंकेट फाइल को डिलीट नहीं करेगी लेकिन डेटा सारा डिलीट हो जाता है, डेटा एम्प्टी हो जाता है, इसका इंफॉर्मेशन एम्प्टी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ओपन एफ आई ये क्या करता है, इट सेट्स द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन डिस्क फॉर एंट्री एफ फाइल एंड मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री टू मैप, ठीक है। तो जो भी इस कंटेंट मौजूद है इस लोकेशन के ऊपर इस फाइल में, वहां से कंटेंट को जो मेमोरी के अंदर मूव कर देता है। और क्लोज एफ आई क्या कर देता है, मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री एफ आई इन द मेमोरी टू द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क। तो ये दोनों अपोजिट है। ओपन से क्या करता है, जो कंटेंट है उस से फाइल में मौजूद उसको मूव करता है ऑनटू दिस एंट्री जो कि आपकी मेमोरी में, और जो एफ आई क्लोज है वो क्या करता है, वो मेमोरी से इसमें आपकी डिस्क के अंदर कर देता है। फाइल टाइप्स जैसे हमने बात की, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, और जो भी फाइल्स हैं वो आपको हमने बताया कि जी दे आर केप्ट ऑन द डिस्क सिस्टम। और हर जो भी डिस्क सिस्टम होता है जिसके ऊपर आपने एक फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, फाइल सिस्टम सबको आइडिया होगा कुछ ना कुछ। फाइल सिस्टम क्या होता है जी, जैसे विंडोज आप यूज करते हैं तो कौन सा फाइल सिस्टम होता है जी, विंडोज के तो वेरी फेमस वही NTFS आप यूज करते हैं कॉमनली, इसके अलावा FAT32 काफी कॉमनली यूज होता रहा है, और हार्ड डिस्क पे जानिए आप NTFS की भी यूज करते हैं, उससे पहले फैट हुआ करता था, ठीक है। तो दैट इज फाइल सिस्टम। सो फाइल सिस्टम क्या करता है, उसका काम यह है कि जो भी आपकी फाइल है उसके कंटेंट्स को पैक करे और अनपैक करे इन फॉर्म ऑफ फाइल्स ऑन फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स, ठीक है। फाइल के लिए एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या बिट्स है, उसको उठा के उसने ब्लॉक्स के अंदर स्टोर करना ऑन टू कैन बी स्टोर। तो हर जो भी डिवाइस है या जो भी कैन बी स्टोरेज है उसका अपना फॉर्मेट है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, अपना ब्लॉक साइज है, हर एक ब्लॉक साइज में फर्क होता है। तो ये नहीं होता कि एक से उठा के वो फाइल जो ब्लॉक्स में ही उठा के आप ट्रांसफर करेंगे दूसरे सिस्टम, दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, उसका डिफरेंट फॉर्मेट होगा। तो जो फाइल सिस्टम है वो इसको मैनेज करता है। फाइल सिस्टम क्या कर रहा है कि वो आपके डिस्क ब्लॉक्स के अंदर उनको स्टोर करता जाता है और उनको मैनेज करता है। और ये इट्स वेरी कॉमन कि जी लास्ट ब्लॉक जो हर फाइल का होता है उसका कुछ पोर्शन जो आपका वेस्ट होगा। जैसे अगर ब्लॉक का साइज 1 KB है, मीन्स 1024 बाइट्स है, तो अगर आपकी फाइल का साइज 1857 होगा तो आप उसको दो ब्लॉक से ऐसे एलोकेट करेंगे। इसमें कुछ जो बाकी जो साइज है 200 बाइट के लगभग वो ज़ाया हो जाएगा। इवन 1024 अगर ब्लॉक का साइज है और 1025 बाइट्स की फाइल है तो भी वो दो ब्लॉक्स है। और जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स एन सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट फाइल टाइप्स और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिफरेंट किस्म की फाइल को एक्सेस किया जाता है। आपकी इंडेक्स्ड हो सकती हैं, आपकी सिक्वेंशियल हो सकती हैं, आपके वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के आपकी फाइल्स होती हैं जिनको डिफरेंटली एक्सेस किया जाता है। तो ये आपका जो काम है ये कौन करता है, आपका फाइल मैनेजमेंट रूटीन, जो कि बेसिकली फाइल सिस्टम के साथ काम कर रही है। और आपके एक सिस्टम के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल फाइल सिस्टम। जैसे अभी भी नॉर्मल सिस्टम में तो अगर आप देखें तो आपके मल्टीपल ही होते हैं कि आपका इसके ऊपर डिस्क पे हो सकता है एक सिस्टम हो, हार्ड डिस्क पे आपकी फ्लैश ड्राइव में दूसरा सिस्टम हो, फिर आप नेटवर्क फाइल सिस्टम भी यूज कर रहे हैं तो वो अलहदा से आ जाएगा। तो यू कैन हैव मल्टीपल सिस्टम्स। और कुछ ओएस ऐसे हैं कि जिनमें एक ही डिस्क पे भी मल्टीपल फाइल सिस्टम उन्होंने इनिशियलाइज किए थे, जैसे जो सोलारिस है उसके ऊपर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं फाइल टाइप्स की, उनकी एक्सटेंशंस हैं। जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं तो उनकी कॉमन एक्सटेंशन आप देखते हैं एग्जीक्यूटेबल की एक्जी है, कॉम है, विन है, ये जनरली विंडोज बेस्ड मशीन के ऊपर है, और they generally contain what ready to run machine language program। इसी तरह ऑब्जेक्ट फाइल C++ में आप डेवलपमेंट करते रहे, उसके बाद आपने देखा है कि जो ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट होती है so they are being stored with a .obj format, obj extension or .o extension, so they are generally compiled code, ठीक है। वो compiled code होता है और जो कि
कन्वर्टेड होता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। और लेकिन ये जो होता है ये लिंक नहीं हुआ होता, तो इसके बाद लिंकर होता है, वो इनको तमाम फाइल्स को आपस में लिंक करके एक यूनिफाइड प्रोग्राम बना देता है। देन यू हैव सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है वो भी अगेन डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके हिसाब से होगा। आपका डॉट सी हो सकता है, डॉट सीपीपी हो सकता है, सीसी हो सकता है, जावा हो सकता है, एसएम हो सकता है, डॉट ए हो सकता है, डॉट पर्ल हो सकता है, डॉट एच टी एम एल हो सकता है, डॉट ए एस पी हो सकता है। तो ये सारे के सारे के आपके सोर्स कोड हैं। देन यू कैन हैव बैच, जिस विंडोज के अंदर बैट और शेल के अंदर यानी आप डॉट एसएच लिखते हैं। इसी तरह टेक्स्ट फाइल्स आपकी हो सकती हैं, टी एक्स टी है, डॉक एक्स है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की वर्ड प्रोसेसर की फाइल है, तो जो प्योर वर्ड प्रोसेसर है उसके लिए होंगी, आरटीएफ है, डॉक है। लाइब्रेरी फाइल्स हो सकती हैं आपकी, लिब फाइल्स हैं, डीएलएल हैं, प्रिंट फाइल्स हो सकती हैं, आर्काइव फाइल हो सकती हैं, मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं। यूनिक्स फाइल टाइप्स जो हैं वो अगेन इसी तरह मल्टीपल टाइप्स की फाइल्स हैं। और कुछ मेजर कैटेगरीज जो हैं उनकी, वो क्या है यूनिक्स की। एक है जी रेगुलर फाइल है, जो आम आप नॉर्मल फाइल बनाते हैं, जैसे प्रोग्राम फाइल है, टेक्स्ट एंड डेटा है। फिर डायरेक्टरी है। यूनिक्स और यूनिक्स बेस्ड जितने भी सिस्टम है वो फाइल और डायरेक्टरी दोनों को फाइल ही कंसिडर करते हैं और वो अलहदा नहीं कंसिडर करते। और फिर उसके बाद करेक्टर ब्लॉक स्पेशल है। आईओएस को भी जो यूनिक्स जो है वो फाइल ही कंसिडर करता है। तो अगेन ये फाइल्स आ जाती हैं जो कि बेसिकली आईओएस वगैरह आपको करती हैं। और फिर स्पेशल बफर फाइल्स आपकी होती हैं, जो पाइप्स होती हैं आपकी, ठीक है, जिसमें एक प्रोसेस जो है उस फाइल को एज एन इनपुट ले लेता है और दूसरे प्रोसेस एज एन आउटपुट को आ रहा है। तो ये 4 मेजर टाइप्स हैं जो कि यूनिक्स में। डॉस की अगेन बड़ा सिंपल सा सिस्टम था। उसके अंदर आपके मेजर जो टाइप्स थे वो सिस्टम फाइल्स, आर्काइव, हिडन, रीड ओनली। अभी भी आप देखते हैं ना तो आपको विंडोज के अंदर बेस टाइप्स ही नजर आ रही हैं, क्योंकि ये कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी। फिर ये सिस्टम फाइल है, आर्काइव टाइप्स हैं, हिडन फाइल है या रीड ओनली। एमएस डॉस फाइल्स की हम बात करें तो एमएस डॉस की जो फाइल टाइप्स हैं, सिस्टम, आर्काइव, हिडन, रीड ओनली। तो सिस्टम फाइल्स आर जनरली असाइन्ड टू द सिस्टम। आर्काइव फाइल्स यूज होती हैं फॉर द बैकअप सिस्टम्स, फिर आपने आर्काइव कर देंगे। हिडन फाइल्स यूज होती हैं जो आप मेनली सिस्टम कमांड वगैरह से जो आप हाइड करना चाहें वो। और रीड ऑनली, जिनके ऊपर आप राइट ना कर सकते, जो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपकी रेगुलर फाइल। यही विंडोज जो अभी इन कैटेगराइजेशन करता है। एमएस डॉस जो ओरिजिनल सिस्टम था उसके अंदर सिर्फ 12 कैरेक्टर्स का फाइल नेम होता था, जिसमें से 8 कैरेक्टर नेम के होते थे और 3 कैरेक्टर्स एक्सटेंशन के थे। और जो एक कैरेक्टर था वो डॉट सेपरेटर था। और आपका जो नाम है, इट कैन कंटेन लेटर, नंबर, स्पेशल सिंबल्स एज वेल। कुछ अलाउ नहीं भी होते थे। और जनरली जो एक्सटेंशन है वो आपकी नेचर ऑफ फाइल जो वो रिप्रेजेंट करती है और बताती थी कि कौन सी फाइल टाइप से। और जो आपकी बेस और एक्सटेंशन नेम अरेंजमेंट है, तो ये पूरा मिल के आपका उस फाइल का जो वो यूनिक नेम बताती है और बताती है किस तरीके से दूसरों से रिलेटेड है। यूनिक्स फाइल नेम जो है, पुरानी यूनिक्स जो थी अर्ली डेज की, उसके अंदर 14 कैरेक्टर्स का था, लेटर ऑन 255 कैरेक्टर्स। और यूनिक्स जो है उसके अंदर आपके कंपाउंड फाइल नेम्स भी हो सकते हैं। सो यूनिक्स जो है इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि जो पुरानी यूनिक्स थी इट वाज हैविंग अ लिमिट ऑफ ओनली 14 कैरेक्टर्स। बट जितना भी अब मॉडर्न आपके यूनिक्स लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स हैं, दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ 255 कैरेक्टर्स फॉर द फाइल नेम। और आपके कंपाइंड नेम भी अलाउ होते हैं, जैसे बुक डॉट चैप्टर डॉट वन। और आप देख सकते हैं कि आप अपनी मर्जी के भी कोई फाइल एक्सटेंशन दे सकते हैं। और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ जो है वो आपके अलाउ नहीं है, अदरवाइज यू कैन आल्सो यूज स्पेशल कैरेक्टर्स। विंडोज जो है अगेन विंडोज के भी 255 कैरेक्टर्स की फाइल नेमिंग है। और नेम जो है दे कैन हैव स्पेसेस और स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है विंडोज में।
कुछ सिंबल्स जो है अलाउ नहीं है। डॉस की कंपैटिबिलिटी के लिए अर्ली डेज में विंडोज ने जो है वो फिर एक कन्वर्जन का मैकेनिज्म दिया था कि जो डॉस के जो कैरेक्टर्स के नाम थे, अगर आपने डॉस में विंडोज के नेम यूज करने हैं जो 255 के, सो हाउ यू कैन यूज इट, तो वो जो है 8 कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके थ्रू जो है वो आप उसको जो है 8 कैरेक्टर्स के नाम में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका तरीका क्या होता था? उसका तरीका ये था कि आप बेसिकली let's say there is a file name as welcome or my file or something filing, let's say dot exe, तो इसमें जो है 8 करेक्टर ये यहाँ से था, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी लेस देन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अगर इसे बड़ा होगा तो वो 6 करेक्टर्स पे से ट्रंकेट कर देता है, 6 पे रोक के टिल्डा साइन डालता है, और अगर मिलते जुलते हैं तो फिर वो इसको 1 डालेगा, दूसरी वाली फाइल को 2 डालेगा, थर्ड फाइल को वो 3 डाल देगा, इस तरह का टिल्डा साइन डाल के और ये करते हैं। तो ये माइट हैव सीन दिस, अगर आपने एक्सपीरियंस किया यू हैव दिस डॉस, सो यू कैन सी कि डॉस जो है वो क्या करता है, वो विंडोज के नामों को इसी तरह, क्योंकि जो है उसमें 8 कैरेक्टर से ऊपर नेम नहीं आ सकता, एंड देन +4 फॉर एक्सटेंशन एंड ऑल, तो वो जो 8 कैरेक्टर है उसमें ये कन्वर्ट करता है, कहते हैं तो उसका 8 कैरेक्टर से बड़ा नाम है तो 8 कैरेक्टर तक ले आता है, और अगर नाम मिलता जुलता है, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है कि पहले 6 कैरेक्टर करके पहली फाइल को जो वो 1 कर देता है, दूसरी फाइल को 2 कर देता है, तीसरी को 3 कर देता है। तो ये बड़ा टीडियस होता था, इसकी सॉरी डिफिकल्ट होता था। इसकी वजह से क्या होता था कि यू हैव टू रिमेम्बर कि जो पहली फाइल है मेरी वो किससे रिप्रेजेंट हुई है, वो 1 से हुई है, एक और फाइल जो है वो कौन सी फाइल जो है वो 2 से रिप्रेजेंट हुई है, सो यू नीड टू रिमेम्बर दैट, ठीक है। बट जनरली इट्स फॉर दैट पर्पस कि अगर आपने विंडोज वाली फाइल्स को डॉस में ले जाना तो कम केस directory like we are discussing, it contains information about the other files including their all the attributes, where they have been stored, who have created them, or all the other related information. और जितने भी मॉडर्न सिस्टम है उनमें बेसिकली मल्टी लेवल डायरेक्टरी एंड फाइल मैनेजमेंट होती है, और आपकी एक जैसी 2 फाइल्स एक डायरेक्टरी में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट दे कैन एग्जिस्ट इन 2 सेपरेट डायरेक्टरीज, ठीक है। और अगर हम पुरानी एम एस डॉस की एंट्री की डायरेक्टरी एंट्री की बात करें तो इट्स 32 बाइट लॉन्ग एंड कंटेन्स 5 मिनिमम एट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट डिस्क ब्लॉक, बाकी उनकी आगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसी तरह जनाब कि आपका सबसे आपकी डायरेक्टरीज हैं, और डायरेक्टरीज जो हैं वो आपकी जो है फाइल्स को जो है वो कंटेन कर लेती हैं। So you can have these डायरेक्टरीज जिनके अंदर फिर आपकी 1 और मोर देन 1 फाइल्स जो है वो शेयर हो सकती हैं, देन डायरेक्टरी कैन हैव another directory as well, और उसके अंदर आपकी फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। Generally, what sort of operation you perform on a directory? You search for a file, you create a file, you delete a file, you list a directory. Unix के अंदर आप किससे करते हैं? ls की कमांड से, Windows में dir की कमांड से you can rename a file and you can traverse the file system, ठीक है। तो डायरेक्टरी जो खुद भी एक फाइल ही होती है, so you perform all these operations onto that. डायरेक्टरी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, और इट मेक्स योर टास्क वेरी इजी, वेरी एफिशिएंट, क्योंकि आप फाइल को क्विकली लोकेट कर सकते हो। तो अगर डायरेक्टरीज ना हो, सो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन, all of the files are going to be in one workspace. So how you are going to find it? It's going to be very, very difficult. You must be having hundreds of thousands of फाइल्स ऑन टू योर कंप्यूटर। ऐसा ही है ना, आप खाली विंडोज की फाइल देख लें तो कितनी ज्यादा होंगी,
जब आप रॉ सिस्टम ही लेते हैं, कोई अपनी फाइल नहीं रखी, कोई डेटा नहीं रखा, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया, even at that time only having a system with an operating system is going to give you probably more than 100,000 files. ठीक है और जब आप अपनी डेटा ले आते हैं, बाकी चीजें आती हैं, so it goes much higher. So that's why directory is a very efficient mechanism to logically arrange your files. और आप में से वो लोग जो as a user who are quite efficient in managing the data properly, उनका हेडेक बड़ा कम होता है, जो हमेशा डेटा को जो है ना अपनी प्रॉपर डायरेक्टरीज बनाकर स्टोर करते हैं, इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो कि अपना जो डेटा है वो ऐसे ही मैनेज करते हैं, और अक्सर आपने देखा कुछ लोगों को आदत होती है वो डेस्कटॉप पे डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, so it becomes very difficult. तो ये directories are very important. तो ये folder क्या है, they are actually directories, so they make it very easy to locate a file quickly. Then naming, it should be convenient to use, and मैंने अभी जो आपको दिखाया अपना ये, you will rarely find a file with the name file1.doc or something, या assignment खाली लिख दिया, या तो फोल्डर के अंदर है, अदरवाइज उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि इट शुड बिकम इजी, तो हमेशा नेमिंग भी उसकी अच्छी करो। एंड टू यूजर्स कैन हैव सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल्स, सो एक फाइल के दो डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट फाइलों के भी सेम नाम हो सकते हैं, दो डिफरेंट यूजर सेम नाम हो सकते हैं। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज यू कैन नॉट हैव two files with the same name with the same extension in the same directory. You cannot have that. So वो अलग होना चाहिए. So you generally group those files logically together, or once you are arranging them in some directories, so you do have a file explorer option. So वो जो file explorer होता है, it gives you or it shows you the file and the directories in a way whatever you want. आप उन्हें by name चाहते हैं, आप उन्हें by creation date चाहते हैं, तो वो different sorting की भी आपके पास facility है. If you look the directory structures, you can have a different types of directory structure. You can have a single level directory. It's been in the very early days होती थी कि जहाँ पे आपका एक ही डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर, कुछ अर्से पहले तक तो छोटी स्मॉल डिवाइसेस में ये होता था. Single directory structure है where you can create directories, but all these directories they are all for one user, एक ही user होता है, तो उस directory के अंदर you can have files. So you have more naming and more grouping problem. Then you have two-level directory where you can have multiple users and every user can have his one user directory file. So this gives you more flexibility. So you can have more efficient searching. You can have more path names like user1, cap1, user2a, user2 data, user3a. So you can have the same name in multiple within multiple users as well, like you can see user 1 a and like this. So these users, they act as a master file directory, so you have two levels. What we use these days is actually this structure. You can have multiple users, so even they haven't mentioned over here that you have multiple users because they mentioned it only with the root. So if I show you here, you can have another user here, you can have another user here. So like this one is root, so in the root you have spell, bin, and the programs. So with the spell, you do have these directories, and then you have file, and in this figure you can see like it apparently seems like there is only one file in one directory. It's not so. ये आपकी multiple files हो सकती हैं, यहाँ भी, कहीं भी, and you can have a pointer to a directory along with having an access to a file as well, containing a file. So this is how our modern systems are. So you do have a tree structured directory. So in a tree structure, yes, you do have leaf nodes, end nodes as well, and you have further pointing nodes. So directory is a more pointing node, just आपने further references दिए होते हैं. So tree structured directories, they give you more efficient searching. They have a very strong grouping capability. If you want to see like whether you are in directory words, so you can move to any directory with the cd command, like cd spell mail program, and you will type list, so it's going to give you the directory.
So you perform all these operations onto the directories, और उसमें आपको पता है you do have generally two types of options in terms of path, absolute path or relative path. Absolute path is what? जो कि आपका main root से होता है, tree से होता है, ठीक है? That is called absolute path. For example, you want to perform operation. Let's say you are in a file, in an area, let's say C drive के अंदर है आपका projects हैं और projects के अंदर projects and उसके अंदर है आपके let's say Java projects हैं, मैं खाली Java ही लिख देता हूँ and P1 etc. So right now you are in this directory, let's say in Java. So absolute path जो है Java तक का वो क्या है, that is C/project/Java और relative path क्या है, yes itself, ठीक है? But let's say you want to access P1 and you are here in Java, you want to write something which is located in P1. So कैसे करते हैं आप? Absolute path के अंदर you write all this path till P1 and relative path में आप क्या करते हैं? You just write this P1. So relative means you are referencing it with your current location, wherever you are currently being located. So you are in Java, so you can write it. So you can do many operations onto directory. You want to remove a file, you can just type rm. You want to create a new directory. Within this directory, you can have mkdir or mail के अंदर, let's say you want to create a directory with an account. You can do it. You just have to type command. ये commands आपने सारी use की होंगी. mkdir account. It's going to create a directory named as count in this layer. Then comes the alias file names. Alias क्या होता है जी? तो बता सकता है? What is alias? जी alias file names होते हैं. You can have another file name for the same file. Windows में भी आप ये काम करते हैं. How do you create it? आप simply उस पर right click करके you create a shortcut. So shortcut is what? It's an alias file name. So another file name exists for the same physical file. So file can have a two or more than two file names as well. Or yes, obviously one तो होता ही है. You can even have two or even more than two as well. लेकिन वो उनकी अलग-अलग existence नहीं होती. They are just a reference to the existing file. Like in Windows, you do it with the help of creating shortcut. And in the Linux or the Unix-based systems, you use the link system call, or you can also use the shell command ln. So yeah, once you type this, so you provide the parameters, it creates a link to the file with another name as well. So it's from alias file name. Okay. For example, here it's written, if you type this command ln/system/edit myedit, so it will create a link and create a link entry in directory 1. Okay. So you are right now in work and you are doing this. ठीक है, तो आपने एडिट कर लिए, ये जो एडिट था इसका एक और लिंक क्रिएट कर दिया जिसका नाम क्या है, माई एडिट. ठीक है, तो अब आपकी वर्क डायरेक्टरी के अंदर ये, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये सिस्टम की डायरेक्टरी में एडिट है, तो अब आपकी वर्क डायरेक्टरी में भी उस एडिट का लिंक बन जाएगा और उस लिंक का नाम क्या होगा, माई एडिट. ठीक है, so if you will execute myedit, it will actually invoke the actual program which is edit. So Windows जो है provides you this facility in form of a shortcut. ठीक है, आप शॉर्टकट कर देंगे. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? No, sir. ये सिंपल सा है, यहाँ तक तो वैसे काफी सिंपल था, लगता है स्पीड में हो ही जाता है. So now we talk about the file system. और फाइल सिस्टम क्या है जी? You encounter this structure. और डिस्क जो आपको पता है वो किस तरह से होती हैं जनाब, पार्टीशंस में डिवाइडेड होती हैं, और इसी तरह रेट भी हो सकती हैं जो कि आपकी मल्टी लेवल होती हैं. कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपने पढ़ी होंगी रेट डिवाइसेस जो होती हैं, जो मल्टीपल लेवल्स होते हैं रेट्स के, रेट 0 1 2 3 4 5. So whatever level is, it's going to provide you that level of failure resiliency.
और जो भी बहरहाल आप डिस्क यूज करेंगे, चाहे रीड हो या सिंपल डिस्क हो, जैसे आप यूज कर रहे होते हैं सिस्टम में, दे आर इनिशियली इन द रॉ फॉर्मेट. सो आप करते क्या है, यू एक्चुअली फॉर्मेट देम एंड आफ्टर फॉर्मेटिंग you create a file system. So by doing the formatting, you are actually creating a file system. तो फॉर्मेट जो है उसके ऊपर मौजूद एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर देता है, इट इनिशियलाइजेस अ न्यू फाइल सिस्टम. वो फाइल सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ठीक है. और पार्टीशन जो है वो क्या होता है, आपकी एक जो एग्जिस्टिंग फिजिकल डिस्क होती है, यू क्रिएट मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन ऑफ दैट. तो आप उसको लॉजिकली पार्टीशन कर देते हैं इनटू मल्टीपल. और जब आप करते हैं, सो इट इनिशिएट्स ये एक नया फाइल सिस्टम क्रिएट कर देते हैं. और जब ये फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाता है, उसके एक लेवल भी मिल जाता है. सो दिस इज टर्म्ड एज अ वॉल्यूम. ठीक है, वो जो पार्टीशन होती है दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम. और हर वॉल्यूम का अपना एक फाइल सिस्टम होता है, और जिसके थ्रू जो है वो फाइल को एलोकेट करता है और बताता है कि जी कौन सी डायरेक्टरी में और कौन सी इवेंचुअली फिजिकल लोकेशन पे अवेलेबल है ऑन टू योर डिस्क. जो भी आपके डिस्क है उसके ऊपर कहीं ना कहीं फिजिकली मौजूद होती है. तो वो किस जगह पे उस डिस्क के किस ब्लॉक पे, किस सेक्टर पे, किस ट्रैक पे पड़ी हुई है, वो इंफॉर्मेशन जो आपका फाइल सिस्टम कंटेन करता है. ठीक है जी. तो काफी सारे बड़े जनरल पर्पस फाइल सिस्टम्स हैं, और कुछ जो हैं बड़े स्पेशल फाइल सिस्टम है जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं. टिपिकल फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी, आपकी एक पार्टीशन है, यू डू हैव वन डिस्क एंड यू हैव another disk and a third disk as well. So what you can do is, this is what you generally do with your system traditionally. So you divide this system into two partition, and then you have directories and you have files. ठीक है, यहाँ भी directories हैं, यहाँ भी files हैं. So you have partition A, B, C, D. ठीक है, इस तरह आप कर देते हैं. On the other side, what you do is you can combine. What are you doing here in the first case? You split a physical disk into multiple logical disks. ठीक है, आप एक फिजिकल डिस्क को मल्टीपल लॉजिकल डिस्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हैविंग अ पार्टीशन. सो दीस पार्टीशंस आर द वॉल्यूम्स, दे वर्क एज लाइक यू आर हैविंग मल्टीपल डिस्क्स. ठीक है, लेकिन वो मल्टीपल फिजिकली नहीं होती. यू आर हैविंग जस्ट वन फिजिकल डिस्क एंड यू आर हैविंग two partitions under that. What you can do on the other side is you can do the opposite as well. You can have one partition spanning over multiple disks as well. ठीक है, जैसे hot spreader stripping कहते हैं. सो आपके मल्टीपल डिस्क हैं, और ये मल्टीपल डिस्क मिलके क्या बना रही हैं, एक पार्टीशन बना रही है. सो ये इन वन सिस्टम यू कैन हैव लेट्स से 3 डिस्क्स. इस सिस्टम में 3 डिस्क हैं और 3 ही पार्टीशन हैं. ठीक है, तो पहली जो 2 पार्टीशन है वो एक डिस्क पर है, और जो थर्ड पार्टीशन है वो 2 डिस्क पर है. ठीक है, अपोजिट. Solaris में इसी तरह जो फाइल सिस्टम है, Solaris बड़ा इंटरेस्टिंग है, मल्टीपल फाइल सिस्टम यूज करता है फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटी, और उसमें काफी सारे. तो यू कैन सी हियर, जैसे ये डिवाइसेस है तो DevFS यूज होता है, डेव के लिए डेव यूज होता है, सिस्टम होता है CTFS यूज होता है, जीपी बैकअप के लिए ZFS यूज होता है, जीपीबीजी के लिए भी ZFS यूज हो रहा है, स्लैश वार मेल के लिए ZFS यूज हो रहा है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो डिफरेंट ये फाइल सिस्टम है, तो वो मल्टीपल को यूज करता है. Types of file system, we mostly talk about general purpose file system, but there are systems which have many file systems, some general and some specific purpose. Solaris जो है वो multiple use करता है, तो जैसे TMPFS है तो it's a memory based volatile FS for fast and query IO. Then OBJFS है for object based file system which interacts with the kernel memory to get kernel signal for debugging. आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है उसके लिए प्रिंसिपली. देन CTFS है, कॉन्ट्रैक्ट फाइल सिस्टम फॉर मैनेजिंग डेमन प्रोसेसेस. फिर LOFS है, एक फाइल सिस्टम है. देन PROCFS है, प्रोसेस स्ट्रक्चर्स के लिए जो यूज हो रहा है, और जो जनरली वो यूज करता है वो UFS और ZFS है. तो सबसे ज्यादा जो उसमें स्टोरेज हुई होती है बेसिकली UFS और ZFS के साथ.
अगर हम फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइल सिस्टम जो है उसका जो कंटेन करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें फाइल स्ट्रक्चर है, जो कि आपका मेनली एक लॉजिकल ग्रुप इंफॉर्मेशन होती है और उसको वो स्टोर करता है। फिर फाइल सिस्टम जो है वो होता कहाँ पर है, वो सेकेंडरी स्टोरेज पर होता है। हर सेकेंडरी स्टोरेज को जब भी आप इनिशियलाइज करते हैं, जब भी इसे फॉर्मेट करते हैं, सो इट क्रिएट्स अ फाइल सिस्टम। So this file system gives users an interface to interact with that storage, ठीक है। और उसमें मेन काम क्या होता है, वो मैप करता है लॉजिकल टू फिजिकल स्टोरेज के, जो लॉजिकली वो एक फाइल है वो फिजिकल स्टोरेज पे किस तरीके से मैप हुई है, कहाँ कहाँ पे उसके ब्लॉक्स हैं या किस तरीके से whatever mechanism of storing is. Then it also provides a very efficient and convenient access to disk by allowing users to be stored, लोकेट, रिट्रीव इजीली, ठीक है। तो यूजर जो है उस पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, तो इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है फाइल सिस्टम। और जो डिस्क है आपकी, वो आपकी रीड राइट और रैंडम एक्सेस प्रोवाइड कर रही होती है। और जनरली जो आपकी आईओस की जो ट्रांसफर होती है वो ब्लॉक्स में होती है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है, साइज जो आपको वेरी कर रहा होता है, पर वेरी कॉमन साइज इज बिन 512 बाइट्स एंड 1024 बाइट्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज या कॉन्सेप्ट इसमें फाइल कंट्रोल ब्लॉक का। फाइल कंट्रोल ब्लॉक का इट्स द स्टोरेज स्ट्रक्चर जो कि आपकी जितनी भी फाइल के मतलब इंफॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल कर, उसे कंटेन करता है, ठीक है। एक जो भी आपने फाइल जो स्टोर कर रहे हैं, तो फाइल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइल कंट्रोल ब्लॉक विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल, ठीक है। तो फाइल की कुछ इंफॉर्मेशन फाइल में कंटेन होती है जो कि फाइल के हेडर में होती है। उसके अलावा फाइल का डेटा होता है, तो कोई भी फाइल होगी ना, उस फाइल में उसका हेडर होगा और डेटा होगा। हेडर में जो है फाइल से मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और जो बाकी है डेटा में फिर उसका डेटा है, प्रोग्राम है, वटेवर वो उसमें स्टोर हो रहा होता है। और फिर इसी फाइल की इंफॉर्मेशन आपका फाइल सिस्टम भी स्टोर कर रहा होता है। वो कहाँ करता है, वो फाइल कंट्रोल ब्लॉक। तो फाइल कंट्रोल ब्लॉक जो फाइल की इंफॉर्मेशन कंटेन। सो अगर हम इसको देखें, जो फाइल एक्टिविटी है, फाइल के साथ इंटरेक्शन आपकी हो रही होती है, वो एक लेट फॉर्मेट में है। So actually this activity is being expressed in an application program. एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उसको एक लॉजिकल फाइल सिस्टम के थ्रू गुजारता है, जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल के पास आती है, फिर एक्चुअल फाइल सिस्टम के पास जाती है, ठीक है। लॉजिकल फाइल सिस्टम क्या है कि अच्छा जी ये जाके इस डिस्क से यहाँ से डेटा रीड करते हैं। अब वो उस डिस्क पे एक्चुअल में कहाँ पड़ा, ही डज नॉट नो दैट, ठीक है। तो लॉजिकल फाइल सिस्टम ये है कि अच्छा जी सी ड्राइव पे जाके और असलम का जो फोल्डर है वहां से आप सर्च करके लें। अब वो एक्चुअल में जाता है उस फाइल सिस्टम के पास, और वो जो एक्चुअल फाइल सिस्टम है, जो बेसिक फाइल सिस्टम है, वो कंटेन करता है कि ये अच्छा इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ी हुई है। ये ब्लॉक नंबर 2988 पे पड़ी है, सिलेंडर नंबर फलाना पे पड़ी है, इसमें किस जगह पे पड़ी है। तो ये वो एक्चुअल सिस्टम है जो कि उस डिस्क के ऊपर लोकेटेड है। और फिर एक्चुअल जो आपके आईओ कंट्रोल है, मीन के आपके जो डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह हैं जिनके थ्रू फिर उस सेकेंडरी स्टोरेज को हैंडल करना है, और फिर एक्चुअल डिवाइस जो सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसमें आपके लेयर्स में वेरी इंपॉर्टेंट आपके डिवाइस ड्राइवर्स यूज होते हैं। डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है, दे मैनेज दी आईओ डिवाइसेस, ठीक है। वो आपकी जो जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसको मैनेज कर रही होती है। फिर जितने भी आपकी जो कमांड्स हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू ही हैंडल होंगी। जैसे कमांड क्या है जी, रीड ड्राइव 1 सिलेंडर 72 ट्रैक 2 सेक्टर 10 इनटू मेमोरी लोकेशन 1060, ठीक है। तो मेमोरी में लेके आना है, मेमोरी की लोकेशन क्या है 1060, तो मेमोरी की तो सीधी सीधी लोकेशन है। लेकिन जो डिस्क है उसका बड़ा वो वैरायटी किस्म का उसमें काम हो रहा है। वो क्या है जी काम, तो ये कि जी ड्राइव 1 पे जाना है, सिलेंडर 72 है इसका, ट्रैक नंबर 2 है, सेक्टर 10 है, ठीक है। तो वहां से आपने लेके आना है। तो ये सिलेंडर 72, ट्रैक 2 और सेक्टर 10 ये सारे मिल के जो उसके वो ब्लॉक
जो है वो कौन सा है। फिर बेसिक फाइल सिस्टम है जो which gives the command like retrieve block number 122 translates to device driver। ठीक है, तो वो जो उसको कमांड मिली थी कि जी अच्छा जी ये ब्लॉक नंबर 123 को जो है ना फेच करके लाना है, ये इसको ट्रांसलेट करता है, जो उसने बात बतानी है डिवाइस ड्राइवर को एक्चुअल में वो किस जगह पे आना है। और इट आल्सो मैनेजेस मेमोरी बफर्स एंड कैशे, कि जो अब आपका डेटा आ जा रहा होता है डिस्क से, उसमें कुछ ना कुछ वो बफरिंग और कैशिंग भी हो रही होती है फ्रॉम मेमोरी जो आ जा रहा है डेटा, तो वो भी मैनेज करना इसी का काम होता है। ठीक है, तो बफर जो है वो क्या करते हैं, इसमें दोनों में फर्क है। बफर जो है वो स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए काम करते हैं इन अ सेंस कि जो डेटा आ रहा है उसको पहले ही वो थोड़ा सा स्ट्रीम करके ले आते हैं, बफर कर देते हैं। जैसे लेट से मेमोरी एक वक्त में कम डेटा एब्जॉर्ब कर सकती है, हार्ड डिस्क से पूरा ब्लॉक आ रहा है, बड़े साइज का आ रहा है, तो उस ब्लॉक को वो बफर कर देंगे। और कैशे क्या करती है, कैशे जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा है उसको बफर कर देती है, उसको स्टोर कर देती है। कि एक बड़े साइज की कैशे लगी होगी, तो अगर एक डेटा बार बार एक ब्लॉक बार बार एक्सेस हो रहा है, तो उसको बजाय इसके कि बार बार डिस्क से लाने के वो उस कैशे में स्टोर कर, सो दैट इज अ कैशे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल्स जो हैं दे अंडरस्टैंड फाइल्स, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल ब्लॉक्स। सो कहाँ पे वो फाइल पड़ी है, लॉजिकल एड्रेस क्या था और उसका फिजिकल ब्लॉक क्या। So actually this is the module or this is the major agent which converts your logical block number into physical block number। ठीक है, तो यहाँ से ये लॉजिकल ब्लॉक है कि अच्छा जी ये ब्लॉक नंबर 123 से जी टच करते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली फिजिकल ब्लॉक कौन सा है, दिस इज द फिजिकल ब्लॉक। तो जैसे ड्राइव 1 है, सिलेंडर 72 है, ट्रैक 2 है, सेक्टर 10 है, तो ये उसका एक्चुअल में फिजिकल ब्लॉक। और इसका काम क्या होता है, इट मैनेजेस योर फ्री स्पेस एंड डिस्क एलोकेशन वगैरह करना, जो वो इसी का काम है। फिर आपका लॉजिकल फाइल सिस्टम है। लॉजिकल फाइल सिस्टम जो इट मैनेजेस मेटा इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन है अबाउट योर फाइल्स वो ये कंटेन कर रहा होता है। इट ट्रांसलेट्स फाइल नेम्स इनटू फाइल नंबर्स, और जो फाइल की यूनिक आईडी है उसमें कन्वर्ट करता है। फाइल हैंडल्स लोकेशन बाय मेंटेनिंग द कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो वो उनकी लोकेशंस को भी मैनेज करता है। और ये क्या करता है, ये लॉजिकली उनको स्टोर करता है कि अच्छा ये जो है ये ब्लॉक नंबर थी, जैसे पहले का थी 1023 पर बना, ये 1000 जैसे लाइक अ लीनियर है, ये इस ब्लॉक पे पड़ी, जबकि वो जो ब्लॉक है वो एक्चुअल में डिस्क में किसी न किसी फिजिकल ब्लॉक पे मैप होता है। सो इट कंटेन्स, ये जो है ना ये लॉजिकली कंटेन कर रहा होता है, and it performs all the directory management and protection and everything। अब ये जो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है, that is generally being done through the logical file system। जो लॉजिकल फाइल सिस्टम की लेयर होती है उससे आप ये रिट्रीव करके लाते हैं जो भी फाइल और डायरेक्टरीज की मतलब इंफॉर्मेशन। और लेयरिंग क्यों चाहिए ये हमें वैसे ही पता है, लेयरिंग ए मॉड्यूलर अप्रोच दिस जनरली यूज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, makes the interfaces easier to use, makes the interfaces more well understood। तो इसके ये बड़े मेजर बेनिफिट हैं। और लॉजिकल लेयर्स में आप डिवाइड कर देते हैं, एक लॉजिकल फाइल सिस्टम अलग कर देते हैं और जो बेस फाइल सिस्टम है उसको आप अलग कर देते हैं। तो जो भी लॉजिकल में फिर ये है कि जी वो ओएस के हिसाब से उसको मैनेज करता जाता है, और जो फिजिकल वाला है वो अकॉर्डिंग टू दी डिस्क उसको मैनेज करता है। many file system जो है they can be written within an OS, और हर डिवाइस के हिसाब से इनका अपना सिस्टम होता है। जैसे CD का ISO 9660 है, यूनिक्स UFS FFS करती है, विंडोज जो है वो FAT32, और इस वक्त सबसे कॉमनली विंडोज में यूज होता है NTFS। ये एक्सटेंडेड फैट भी है, वो भी आपने देखा होगा, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस में काफी कॉमन यूज होता है। इसी तरह जो लिनक्स है वो EXT 2 3 और अभी 4 यूज होता है, वो कॉमनली यूज करती है। और इसी तरह फ्लॉपी CD ब्लूरेज के फॉर्मेट्स हैं, और नए भी आपके मजीद काफी फेमस हो रहे हैं। गूगल FS पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और एक ASM है यूज।
और फ्यूज है, CFS है, तो ये मल्टीपल फाइल सिस्टम। ठीक हो गया जी, आई थिंक ये 2 3 देख लेते हैं। फाइल सिस्टम ऑपरेशंस की बात करें तो फाइल सिस्टम के ऊपर वो उसी तरह आप जो है थ्रू सिस्टम कॉल्स जो हैं फाइल के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वो आप कॉल करते हैं, जैसे राइट है, रीड है, मूव है, डिलीट है, तो ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप थ्रू सिस्टम कॉल्स करते हैं, ठीक है। और उनको आपने फिर इम्प्लीमेंट किया होता है। आपके ऑन डिस्क भी हो सकते हैं, मेमोरी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं कि आपने कुछ डिस्क पे थे और कुछ जो है वो आपने मेमोरी में फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। इसमें बूट कंट्रोल ब्लॉक है। बूट कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन नीडेड बाय सिस्टम टू बूट ओएस फ्रॉम दैट वॉल्यूम, ठीक है। आपका ये हमेशा हर एक में होता है, जब भी आप सिस्टम को इनिशियलाइज कर देते हैं उसके बाद आपकी बूट रूटीन जो है ना वो बूट कंट्रोल ब्लॉक में पड़ी होती है। यहाँ पे जनरली आपका बूट लोडर होता है और जनरली दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द वॉल्यूम। तो जो आपके रोम बायोस है, जो रोम है, सॉरी जिसे बायोस कहते हैं, वो सबसे पहला काम क्या करती है? वो पहले वो लोड होती है, उसके बाद वो पहला काम जो करती है, जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मेन आइडेंटिफाई होती है, जो आपकी सेटिंग्स में आप चेंज भी कर सकते हैं, उसमें जाके वो डिस्क से, उस डिस्क जो भी पहली आइडेंटिफाई है उस डिस्क से बूट लोडर जो है वो लोकेट करके लोड करती है। बूट लोडर कहाँ पे होता है? इन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ऑल, ठीक है। तो अगर वो नहीं हो तो वो कहता है जी ओएस नॉट फाउंड। एंड देन वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक जो है उसमें फिर आपके मल्टीपल होते हैं। दिस मोर यूनिक्स ओरिएंटेड। सुपर ब्लॉक है, मास्टर फाइल टेबल है विच कंटेन वॉल्यूम डिटेल्स, जैसे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स कितने हैं, ब्लॉक्स का साइज क्या है, फ्री ब्लॉक पॉइंटर होने गए कितने हैं। एंड देन यू हैव अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर व्हिच ऑर्गेनाइजेस द फाइल, तो वो नाम उनके रख रहा है और कितने आई नोड हैं, कौन सा आई नोड है। अब यूनिक्स में जो आई नोड स्ट्रक्चर यूज होता है जो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो हर फाइल जो है उसका अपना फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, और वो क्या क्या होती हैं, जैसे आई नोड नंबर कौन सा है, उसका परमिशन क्या है, साइज क्या है, डेट्स क्या है, ये इंफॉर्मेशन सारी जो है स्टोर कर रहा होता है। और NFTs जो है स्टोर इन द मास्टर फाइल टेबल यूजिंग रिलेशनल डेटा बेस स्ट्रक्चर्स, तो उसको जो आप स्ट्रक्चर जो है NFTs का, नेटवर्क फाइल ट्रांसलेशन सिस्टम का जो है आप स्टोर करते हैं मास्टर फाइल टेबल और थ्रू DB की रिजर्व कर दिया। यूनिक्स जो है वो अपने फाइल सिस्टम को मैनेज करता है इनटू अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड आई नोड, ठीक है, ये शायद आपने पढ़ा हो। आई नोड जो है वो हर फाइल के साथ एसोसिएट हुआ होता है, और जो डायरेक्टरी एंट्री होती है आपके कोई भी, वो क्या करती है कि एक फाइल नेम को होल्ड करती है और उसके रेफरेंस को होल्ड करती है जो भी उस फाइल का होता है, ठीक है। तो एक डायरेक्टरीज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, वो देखेगा जी फाइल कौन सी है और उस फाइल का आई नोड कहाँ पे पड़ा है। आई नोड के आगे जो है फिर रेफरेंसेस होते हैं टू ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द फाइल। तो फाइल जो है वो ब्लॉक्स पे पड़ी है और मल्टीपल ब्लॉक्स पे, वो ब्लॉक्स डिफरेंट जगहों पे हो सकते हैं फिजिकली ऑन टू द डिस्क। तो आई नोड जो है अब उनका ट्रैक रखता है। तो मेन जो है वो आई नोड जो है वो मेन चीज है। आई नोड जो है वो सारा उसका ट्रैक कर रहा है। डिस्क सिस्टम जो है इट एलोकेट्स फिक्स साइज आई नोड स्पेस व्हेन वॉल्यूम इज इनिशियलाइज्ड। तो जब भी आप उसको वॉल्यूम को इनिशियलाइज करेंगे, आपने फॉर्मेटिंग की, आपने फाइल सिस्टम क्रिएट किया, तो आई नोड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जो आई नोड स्पेस है वो फिक्स्ड हो जाएगी। जितने भी नंबर ऑफ आई नोड्स हो जाएंगे वो ये बताएगा कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ फाइल्स आपकी डिस्क दे सकती है, क्योंकि हर फाइल के लिए एक आई नोड होता है, ठीक है। तो उतनी ही फाइल सिस्टम में क्रिएट हो सकती है जितने के आई नोड हो। और जब आप ये ls-l करके कमांड टाइप करते हैं तो बेसिकली वो आई नोड्स पे जाके वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन उन फाइल्स के मुताबिक ला के दे, ठीक है। तो बेसिकली आई नोड्स जो हैं उनके अंदर पॉइंटर्स होते हैं। तो वो पॉइंटर्स क्या करते हैं, वो बताते हैं कि जी डिस्क के जो ब्लॉक्स हैं वो कहाँ है।
तो जो फाइल है उसका साइज जो है वो 0 से लेके गीगाबाइट्स तक हो सकता है आपका, टेराबाइट में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है वो मेगाबाइट्स या समटाइम गीगाबाइट्स भी। आई नोट जो है इसके अंदर मल्टीपल पॉइंटर्स होते हैं। कितने पॉइंटर्स होते हैं ये डिफरेंट है, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन में इसका ना थोड़ा फर्क है। कुछ में 12 भी थे, 13 हैज बीन वेरी कॉमन। आजकल के जो मॉडर्न है यूनिट बेस्ड सिस्टम, उनके अंदर जनरली 15 पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। जो पहले 15, ये इंपॉर्टेंट है, ये गौर से सुनिएगा। जो पहले 15 में से 12 पॉइंटर्स हैं, 12 पॉइंटर्स हैं, दे सप्लाई अ डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ द फाइल, ठीक है। जो पहले 12 है वो डायरेक्ट एड्रेस उस डिस्क ब्लॉक का रखते हैं। जैसे ब्लॉक्स मैंने रखे हुए हैं, एक फाइल ने लेट्स से 8 ब्लॉक्स ऑक्युपाई किए हुए डिस्क के अंदर, तो उन 8 ब्लॉक्स का एड्रेस होगा कि जी ब्लॉक नंबर फलाना जो है वो इस फाइल को बिलोंग करता है, फलाना ब्लॉक इस फाइल को बिलोंग करता है, फलाना ब्लॉक इस फाइल को बिलोंग करता है। याद रखिएगा, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक फाइल जो है वो मिनिमम एक ब्लॉक या मल्टीपल ब्लॉक्स पे हो सकती है, 10 पे, 15 पे, 1000 पे, 10,000 पे भी हो सकती है, ठीक है। तो मल्टीपल ब्लॉक्स पे हो सकती है, लेकिन एक ब्लॉक पे मल्टीपल फाइल नहीं हो सकती। ब्लॉक जब एक फाइल का लोकेट हुआ था वो उसी का है, बेशक उसमें एक बाइट हो या बेशक पूरा ब्लॉक स्टोरेज से भरा हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उस पर, साइज पे। तो पहले जो 12 हैं पॉइंटर्स हैं, दे डायरेक्टली पॉइंट्स टू द ब्लॉक ऑफ दैट फाइल। अब चूंकि एक ही आई नोड एक फाइल के लिए है, तो अगर 15 के 15 को हम एक फाइल के साथ एसोसिएट कर, सॉरी, 15 के 15 को हम डायरेक्टली ब्लॉक्स का एड्रेस बना देंगे, तो इसमें इशू क्या है? एक फाइल के फिर मैक्सिमम 15 ब्लॉक्स हो सकेंगे। एक फाइल 15 ब्लॉक से बड़ी नहीं होगी, और ब्लॉक साइज आपको पता है फिक्स होता है, ब्लॉक साइज चेंज नहीं होता, ब्लॉक साइज फिक्स्ड है। तो एक फाइल फिर 15 ब्लॉक से बड़ी नहीं होगी, फिर आपको मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो एक फाइल बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि फर्स्ट 12 ब्लॉक, अगर तो छोटी फाइल है 12 ब्लॉक तक की है तो उसमें आ जाएगी। उसके बाद की जो है, उसके बाद जो 3 पॉइंटर्स हैं, दे कंटेन पॉइंटर्स टू इंडेक्स ब्लॉक्स। तो इसके अलावा कुछ इंडेक्स ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एक डेटा ब्लॉक्स हैं और दूसरे इंडेक्स ब्लॉक्स हैं। जो इंडेक्स ब्लॉक्स हैं उनको पॉइंटर कंटेन करते हैं, ठीक है। जो इंडेक्स ब्लॉक्स हैं वो अगर ब्लॉक का साइज जो है, तो इंडेक्स ब्लॉक और डेटा ब्लॉक दोनों का साइज एक ही होता है, दोनों ब्लॉक्स हैं, ठीक है। चूंकि आपकी ब्लॉक स्टोरेज है तो ब्लॉक साइज तो फिक्स है आपका। जिसमें डेटा रख रहे हैं, जो मेजोरिटी है, वो सारे का सारा क्या है? डेटा ब्लॉक्स है। कुछ उनमें से इंडेक्स ब्लॉक के तौर पर यूज। अब जो इंडेक्स ब्लॉक्स हैं वो कितना साइज का होगा? जितना आपका डेटा ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर्स हैं, ये या तो डेटा ब्लॉक को रेफर करेंगे, ये भी हो सकता है कि ये फर्दर इंडेक्स ब्लॉक को रेफर करें, ठीक है। वो कैसे, वो भी आपको मजीद बताते हैं। अगर वो डेटा ब्लॉक को भी कर रहे हैं, और एग्जांपल दिए कि अगर ब्लॉक साइज 512 बाइट्स है और पॉइंटर का साइज 4 बाइट है, पॉइंटर मींस के जी एड्रेस का साइज 4 बाइट है, ठीक है। जनरली ये लार्जर साइज होता है क्योंकि डिस्क का बड़ा साइज होता है। देन दिस ब्लॉक कैन रेफरेंस 128 फर्दर डेटा ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड कर दें, ब्लॉक साइज 512 है, तो पॉइंटर हर एक उसके अंदर कितने साइज का? 4 बाइट का, तो कितने पॉइंटर्स आ जाएंगे उसके अंदर? ठीक है, उसमें टोटल 128 पॉइंटर्स आ जाएंगे। 512 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इट्स 128। तो 128 डेटा ब्लॉक्स को ये फर्दर रेफर कर सकता है, ठीक है जी। अब इसके लिए इन्होंने मैकेनिज्म क्या किया? मैकेनिज्म ये किया है कि जो पहले 12 हैं वो तो कर रहे हैं यहाँ पे डेटा ब्लॉक्स को सीधा सीधा। उसके बाद जो 3 है वो तीनों के तीनों डायरेक्ट जो हैं वो इस तरह नहीं करते। तीनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है, तीनों पॉइंटर ब्लॉक, पॉइंटर वाले हैं। लेकिन जो पहला है, जो 13 नंबर है, वो क्या करता है? वो डिस्क ब्लॉक एक ऐसे को रेफर करता है जो कि इंडेक्स ब्लॉक के तौर पे यूज होता है, जो डेटा ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। तो वो आगे अगले लेवल पे पॉइंट कर रहा होता है। दूसरा जो है, अगर इससे नहीं हो रहा तो वो क्या करता है? वो डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है वो ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर है, ठीक है। ये एग्जांपल है उसकी।
जो पहला है ब्लॉक, वो पहला जो वो किसको रेफर कर रहा है, पहले जो 12 पॉइंटर्स हैं, 12 डायरेक्ट पॉइंटर्स हैं, एक इनडायरेक्ट है, एक डबल इनडायरेक्ट है, एक ट्रिपल इनडायरेक्ट है। तो जो फर्स्ट वाला है ये डायरेक्ट डेटा ब्लॉक्स को कर रहा है। जो इसके बाद जो पहला इनडायरेक्ट है वो इस तरह से एक ब्लॉक को रेफर करता है। ये साइज और इसका साइज बराबर है, ये भी वही डेटा ब्लॉक है, ये भी वही ब्लॉक है, लेकिन इसको चूंकि ये इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, इसको हम इंडेक्स ब्लॉक यूज करते हैं। ये आगे फर्दर डेटा ब्लॉक्स को करता है। तो अभी जिस तरह हमने एग्जांपल दी कि अगर आपका लेट से ब्लॉक साइज जो है वो कितना है जनाब, 512 बाइट है और आगे 4 बाइट्स हैं, ठीक है। तो दिस कैन फर्दर रेफर टू 128 फर्दर डेटा ब्लॉक, ठीक है जनाब। वन, ठीक है जी। तो 512 बाइट्स का अब वो डेटा ब्लॉक है, तो 128 फर्दर डेटा ब्लॉक्स को रेफर कर सकता है। तो अब इस केस में क्या होगा कि इसके अंदर कितने पॉइंटर्स हों, इसका साइज भी 512 बाइट है। मैं इसको चेंज कर दूं, ये 512 बाइट्स का है, ये भी 512 बाइट्स का है, और ये कितना है, ये भी 512 बाइट्स का है, ठीक है। अब ये डेटा ब्लॉक है, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स भी हो सकती हैं, एरेज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 128 पॉइंटर्स हैं, ठीक है। तो ये तो 12 को रेफर कर रहा था, ये कितने को कर रहा है, 128 को। इट मींस कि ये 12 और 13 13 मिलके टोटल कितने को रेफर करेंगे, 12 प्लस 128, 140 ब्लॉक्स यूं रेफर हो जाएंगे, ठीक है। 140 तक आपके कितने पॉइंटर यूज होंगे, 13 पॉइंटर। इसके बाद जो सेकंड है ये डबल इनडायरेक्ट है, ये रेफर करता है ऐसे ब्लॉक्स को जो फर्दर इंडेक्स ब्लॉक को रेफर करते हैं, ठीक है, और वो आगे डेटा ब्लॉक को रेफर करते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पे दोबारा से लिख लूं, तो ये पहले 12 आ गए, इसके बाद ये 13 आ गया, 14 और 15, ठीक है। ये किसको रेफर करते हैं, डेटा ब्लॉक को, ठीक है। तो ये किसको करते हैं, ये डेटा ब्लॉक है। ये किसको कर रहे हैं, ये भी डेटा ब्लॉक को, और करते 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 ये जिसमें 12th नंबर है ये भी किसको कर रहा है, डेटा ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद ये किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है इस तरह के मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स को, और जिसमें आखिरी होगा वो भी इसी तरह के डेटा ब्लॉक, ठीक है। तो इनकी तादाद कितनी है, ये वाले जो ये मिला के कितने हो जाएंगे, ये मिला के हो जाएंगे 12, और ये कितने को कर लेगा, एक ही पॉइंटर एक्स्ट्रा जो इनडायरेक्टली करके कितने को कर लेगा, 128 मोर, तो 140 हो जाएंगे। इसके बाद के ये जो लेवल है ये इसी तरह एक इंडेक्स ब्लॉक को रेफर करता है, जो फर्दर किसको रेफर करता है, ये फर्दर इंडेक्स ब्लॉक्स को रेफर करता है, ठीक है जी। और ये हर इंडेक्स ब्लॉक किसको रेफर करता है, इसके आगे इस तरह के फिर फर्दर 128 डेटा ब्लॉक्स होंगे। ये अब समझ आ गई, ठीक है। तो 2 लेवल पर, और ये जो लास्ट वाला है ये किसको रेफर करता है, ये इस तरह के एक इंडेक्स ब्लॉक को रेफर कर रहा है जो मल्टीपल इंडेक्स ब्लॉक्स को कितने 1 to 8 इस तरह के को रेफर करते हैं, जो फर्दर 128 इस तरह को रेफर करते हैं हर एक, और ये फर्दर डेटा ब्लॉक्स को रेफर करता है। तो 3 टाइम इन डायरेक्शन इसमें लगी होती है,
ठीक है जनाब। तो ये कितने को करता है? ये करता है 128 को। और ये कितने को करता है? इसमें 128 पॉइंट इस तरह के इसके अंदर जो 128 ये वाले पॉइंटर्स हैं, और हर एक कितने को कर रहा है? 128 को। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने हो गए इसके अंदर? इसमें 128 है, इसमें कितने? 128 मल्टीप्लाई बाय 128। ठीक है, तो ये कितना बन जाता है? तकरीबन 16,000। और ये कितना हो गया? 16,384 हो गया। 128 मल्टीप्लाई बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 128। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 मेगा। ठीक है, 2 मेगा ब्लॉक्स को ये एक चीज रेफर कर सकती है इस तरीके से। ठीक है, सो ये विद दिस यू कैन हैव सच अ ह्यूज साइज। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज आई नोट पॉइंटर सिस्टम। वॉल्यूम स्ट्रक्चर जो यूनिक्स का जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो वो किस तरह होता है? 4 उसमें मेजर ब्लॉक एरियाज बनते हैं। एक बूट ब्लॉक होता है, ये फर्स्ट पार्ट होता है आपके जो सिस्टम का सबसे मेजर वो है, और ये ब्लॉक 0 पर होता है। बूट ब्लॉक जो है इट कंटेन्स द बूट प्रोग्राम, जो आपका ग्रब है या लिलो जो भी आपका यूनिक्स के केस में या विंडोज का बूट लोडर है वो आपका यहाँ पे लोड हो जाता है। इसके बाद आपका सुपर ब्लॉक होता है, जितने भी आपका जो डिस्क की एलोकेशन हुई है आई नोट्स की, डेटा ब्लॉक्स की, इंडेक्स ब्लॉक्स की, इन सब का जो वो डिटेल है कि ये कितने कहाँ पर हैं, ये कंटेन आपका सुपर ब्लॉक करता है। देन ये आई नोट जो है वही जिसने अभी बताया कि आपकी जो आई नोट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो आई नोट का अपना जो स्ट्रक्चर को कंटेन करने की जो स्पेस है दैट इज आई नोट एरिया। एंड देन डेटा ब्लॉक, जो एक्चुअल डेटा जहाँ पे स्टोर होता है दैट इज डेटा ब्लॉक। देन विंडोज फाइल सिस्टम की बात करें तो विंडोज के अंदर पहले फैट, जिस तरह मैंने बताया, सिस्टम होता था फाइल एलोकेशन टेबल, और फैट 16 बिट था ओरिजिनल फैट जो था। लेटर ऑन दे वेंट ऑन टू 32 बिट बेस सिस्टम, सो दे कॉल्ड इट फैट 32, जिसमें जितनी भी आपकी जो एंट्रीज थी दे वर ऑफ 32 बिट साइज। सो हर जो एंट्री है फैट की वो एक डिस्क क्लस्टर को कॉरस्पॉन्ड कर रही होती है, तो इसके अंदर जो वो क्लस्टर बेस्ड एलोकेशन होती है, और जो पहले ही जो हैं वो एंट्रीज जो हैं वो बताती हैं कि जी डिस्क का सिस्टम क्या है, और डिस्क का जो जो सरफेसेस हैं वो किस तरह की हैं, वो डबल साइडेड है या सिंगल साइडेड। जनरली आजकल डबल साइडेड यूज होता है। और जब भी आप डेटा कोई भी लिखें उससे पहले फैट की जितनी भी एंट्रीज हैं दे आर सेट टू द 0। NTFS सिस्टम बाद में विंडोज का आया था, इट वाज मच स्ट्रॉन्गर देन फैट, or give the support of having network-based systems as well. And it provides compatibility with DOS and with OS2. Or it has advanced file naming, larger file names हो सकते हैं, and give you a lot of features like recoverable file system था, hot fixing थी कि अगर bad sector आते हैं तो you can move data from one sector to another, and then you can have disk stripping as well, जैसे पहले भी मैंने बताया था, you can have one logical volume spanning over multiple physical disks. So it allowed you very large file size, in fact के अंदर जो आपका file size था वो छोटा था, and it also gives you support for Unicode file naming. ठीक है. Partition and mounting would be having some idea. Partition जो है whenever you create a logical distribution of a disk, you say it's a partition. ठीक है, तो आप एक it's a it can be a volume जब आप उसमें file system install कर देते हैं, or it can be raw. So
अब boot block जो है, it can point to the boot volume or bootloader setup blocks that contain enough code to mount to be loaded for the current purpose. Generally, you do have a root partition. क्योंकि ज़्यादा dominance जो है वो Unix और Linux based systems की है. Windows के अंदर जो है वो root की बजाय आपका computer होता है. My computer जिसे पहले कहते थे. Again, it serves the same purpose like a root. और root partition जो है, it contains operating system. You can have other partitions as well. It depends upon you how many partitions you are creating, and it can contain other OSs as well, or it can be raw. और माउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली ये होता है कि आपके फाइल सिस्टम को दूसरे फाइल सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, आप उसका पार्ट बना देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माउंट. अब उसके अंदर जो है वो हो सकता है दूसरा फाइल सिस्टम जो है वो प्रोबेबली डिफरेंट सिस्टम का हो, तो इफ दे आर कंपैटिबल विद ईच अदर सो दे कैन वर्क टुगेदर. और जो आपका रूट पार्टीशन है वो तो बूट टाइम के ऊपर ही माउंट हो जाती है, तो आप जब भी बूट होते हैं लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स के अंदर, मैक ओएस के अंदर, सो इट माउंट्स योर रूट पार्टीशन इनटू द सिस्टम. बाकी जो पार्टीशन है दे कैन बी ऑटोमेटिकली बीन माउंटेड और यू हैव टू मैनुअली माउंट. पहले जैसे होता था तो पहले हमें काफी ज्यादा मैनुअली माउंट करनी थी. सीडी को भी एक्सेस करना होता था पुराने लिनक्स सिस्टम्स में, तो यू हैव टू माउंट दैट. अभी काफी सारा जो है वो हो गया ऑटोमेटेड है. At mount time, file system जो है it also checks for the consistency as well. कि files के अंदर जो आपका information है, जो मेटा डेटा है, is it correct? अगर नहीं है तो try to fix it. So हमेशा माउंट पॉइंट होता है. माउंट पॉइंट वो होता है जिसमें कोई भी जो फाइल सिस्टम है वो उसका एंट्री पॉइंट होता है, उसका रूट पॉइंट होता है, उसका टॉप नोड होता है, तो दैट इज द माउंट पॉइंट. जैसे ये है, खाली स्लैश जो आप लिखते हैं वैसे भी इट रेफर्स टू दी रूट. तो यू कैन हैव दिस थिंग, ये आप खाली इससे भी मेंशन कर सकते हैं. So that is your root. You have users, then you have Jane, you have Sue, you have further files belonging to them like doc or program. So any file system that you are going to use, it must be mounted before it can be accessed. और जो भी अनमाउंटेड फाइल सिस्टम होता है वो किसी न किसी माउंट पॉइंट जो है उसके ऊपर आप उसे माउंट करते हैं. जैसे अब ये अगर फाइल सिस्टम आपने इसमें माउंट करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, सो देयर नीड्स टू बी अ माउंट पॉइंट. सो दिस इज द माउंट पॉइंट फॉर दिस वन, और ये इसका अपना है ही है. तो ये आपका बेसिक जो सिस्टम चल रहा है, रूट सिस्टम चल रहा है, तो इसके अंदर अगर माउंट करना है किसी भी पॉइंट वाले से यहाँ करना है या कहीं और करना है, तो इट नीड्स टू हैव अ माउंट पॉइंट. ठीक है, तो ये जनरली जो है आप अगर पूरे के पूरे सिस्टम को करना चाहते हैं, सो दिस इज अ माउंट पॉइंट. अगर यहाँ पे माउंट पॉइंट इसको बनाएंगे, सो दिस होल पार्ट ऑफ दिस फाइल सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेसिबल. सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये वाला सिस्टम, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सेसिबल होगा. सो फॉर एग्जांपल यू डू हैव दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, रूट है, आपके यूजर्स हैं, एटसेट्रा, और ये वही अनमाउंटेड फाइल सिस्टम है. सो इफ यू मेक इट पार्ट ऑफ दिस और आपने इसको इस रूट के अंदर आपने माउंट किया है, तो नाउ लेट्स से इस रूट में यूजर्स में आप इसको आपने माउंट कर दिया है, तो नाउ this is going to be Sue and Jane, and then all this is going to be mounted under this root mount point. ठीक है, तो एक existing directory structure के अंदर आपने इसको माउंट कर दिया. Another concept is file sharing. You can share your files as well if you want to allow it. But whenever you are going to have a sharing, you need to have some sort of a permission mechanism, protection mechanism, और जो सिस्टम है वो अपने हिसाब से ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो दे रहे होते हैं आपको. So you have to employ them depending upon the type of systems you are using. So distributed अगर आपके सिस्टम है, so files they may be shared across a network. Network file system is very famous, NFS from Unix, जो कि मल्टीपल जो है जो आपकी डिस्क हैं या मल्टीपल जो आपके पार्टीशंस हैं, वॉल्यूम्स हैं, उनको माउंट कर देता है एक सिस्टम, एक सिंगल फाइल सिस्टम के अंदर. सो इफ यू हैव मल्टीपल सेपरेट डिस्क, सेपरेट वॉल्यूम्स, आप उन्हें माउंट करके एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क फाइल सिस्टम बना लेते हैं.
So if you are having a multi-user system, so you are going to use the user IDs and group IDs as well. तो आप देखते हैं Windows based systems में भी you do have group IDs और otherwise भी चाहे आप Active Directory use करें from Microsoft या आप Unix based systems use कर रहे हैं, so they are generally both things, users and groups, so because you can apply the uh, permission and restrictions on user level or on at the group level as well. इसी तरह आपकी domains होती हैं, domain level पे आप कर सकते हैं, so which indicates के आप owner हैं किसी file या directory के या group. Remote file systems, ये multiple type की variations हैं, they are overlapping concepts. So remote file system यही है कि you use some mechanism to remotely access a file which is located on another file system. So this you do with the help of a remote file system. Or generally there are multiple type of mechanism. One mechanism जिसको आप करते हैं that is FTP. तो FTP करता है क्या है? वो आपको file transfer protocol, if you have used it to access remote files from other machines running FTP servers, तो वो FTP सर्वर का काम ये होता है कि आपकी रिक्वेस्ट आती है उसको ऐसे ट्रीट करता है कि आपने माउंट कर दिया उस फाइल सिस्टम के अंदर. So it uses a distributed file system और जनरली FTP को जो use it over the network. So वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं जो इंटरनेट है हमारा. So client server मॉडल है इसमें which allows client to mount remote file system into the servers. ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी रिमोट फाइल्स होती हैं उनको सर्वर के अंदर माउंट करवा देते हैं और सर्वर जो हैं वो फिर मल्टीपल क्लाइंट्स को जो हैं वो सर्व कर सकते हैं. और क्लाइंट एंड यूजर एंड क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन इज इनसिक्योर एंड कॉम्प्लिकेटेड. तो FTP इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेटेड मैकेनिज्म है और इसके अंदर मल्टीपल आप फाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं. यूनिक्स बेस्ड है तो जनरली NFS इज क्वाइट जेनेरिक स्टैंडर्ड टू बी यूज नेटवर्क फाइल सिस्टम. और इसी तरह विंडोज का है आपका CIFS, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन मिक्स टुगेदर. और डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं फिर इन सारी फाइल्स को मैनेज करने के लिए, जैसे यूजर्स हैं, यूजर्स की एक्सेस राइट्स हैं, परमिशंस हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी डोमेन्स हैं, तो इनके लिए यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. बड़ा कॉमनली यूज होता है आपका LDAP और एक्टिव डायरेक्टरी विच इज बीइंग यूज्ड. इसी तरह नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम NIS यूज हो सकता है. डोमेन नेम सिस्टम यूज होता है जो आप वैसे ही कर रहे होते हैं जो आप ओवर द इंटरनेट आप जितनी भी एक्सेस करते हैं, so it goes through the DNS, which includes authentication and IP resolution. Everything is in there. Protection needs to be enforced. जो भी आपका फाइल क्रिएटर है, रीडर है, राइटर है, उसके हिसाब से you can assign the protection accesses. तो डिफरेंट किस्म की एक्सेसेस हो सकती हैं. You can have a read access, write access, execute, append, delete, list. Append से क्या मुराद होती है? Anyone can tell me? Append, फाइल में append करने से क्या मुराद होती है? append ऐड करना, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें जो आप ऐड करते हैं, दैट इज append. यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स हैं या लिनक्स, तो उनके अंदर आपके एक्सेस लिस्ट का ये आपने मैकेनिज्म यूज भी किया होगा, चेंज मोड यूज किया है ना. तो यू हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्सेसेस किसी भी फाइल या डायरेक्टरी से एसोसिएटेड. एक ओनर एक्सेस है, ग्रुप एक्सेस है, और दूसरी पब्लिक एक्सेस है. ओनर एक्सेस यू कैन हैव रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. तो आप इसको बेसिकली मेंशन इस तरह करते हैं इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस 3, ओनर, ग्रुप एंड पब्लिक. So you have 3 types of accesses, classes of users. Owner user है, group user है, and public user है. So you can give 3 rights: read, write, and execute, RWX. So if you give 7, so you can give them in numeric value. ये आपने किया लैब में? I was asking this thing. Change mode की command use की होगी ना, जो access right change करती है. So you can have this permission. So generally owner को you can give all these permissions. So to the group you can give this, and to the public you can give this. कैसे public सिर्फ execute कर सकती है, तो 001. So it depends upon कि जी आप क्या access देना चाह रहे हैं, उसके accordingly आप दे देते हैं. So for example अगर आप ls -l करेंगे तो you are going to see this कि जी अच्छा
उसके ऑनर की क्या है, ग्रुप की क्या है राइट, और पब्लिक के राइट्स क्या हैं, ठीक है। तो जनरली ऑन द लेफ्ट साइड यू सी मोर राइट्स। विंडोज के अंदर इसी तरह यू कैन मैनेज दीज राइट्स, so you must have used this. So if you right click on a folder or a file and you go here, so you can see this thing here as a security tab. Within the security you have these groups or the users. So आप group rights दे सकते हैं, users को दे सकते हैं, then you can have these permission control. तो आप इस पे क्लिक करते हैं और ये just give him कि जी allow करना है या deny करना है, क्या क्या rights देंगे किसी भी user को. Then there is virtual file system. Virtual file system उसी तरह जितना आपका remote file system के लिए है, लेकिन virtual software system, virtual system क्या करता है? It gives you an open interface so that you can create your own file system or you can integrate it with the other file system as well. Okay. So it allows the system call interface. So क्योंकि जितने भी आप काम कर रहे हैं, read, write, whatever you are doing onto a disk, this is done through the system calls. तो उसी तरह का system call interface देते हैं और आपके generic operation जो है वो आप उनको कॉल करते हैं और उसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इस तरीके से आपका फाइल सिस्टम इंटरफेस है, वीएफएस का इंटरफेस है. तो आप अपने भी फाइल सिस्टम क्रिएट करके उसके थ्रू आप ये भी वर्चुअल फाइल सिस्टम को यूज करते हुए यू कैन एक्सेस द फाइल. लिनक्स के अंदर 4 ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं. आइनोड है, फाइल है, सुपर ब्लॉक है और डेटा एंट्री पॉइंट है. वीएफएस जो है वो इनके लिए ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं इसमें इन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए. और फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो यू हैव दिस कॉल ओपन, क्लोज, रीड, राइट, मेमोरी मैप एक्सेट्रा. इस तरीके से यू कैन डू दैट. इसी तरह रिमोट फाइल सिस्टम जो है, थ्रू दिस you access the remote files onto the other machines, onto your system. जैसे हमने पहले बात की कि मैंने पहले भी नहीं कह दिया, मोस्टली मेरे हाल में रिपीट हो गया. एनीवे, so you use the network based file systems like you can use FTP or you can use more advanced distributed file system as well. और इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं. और इसके लिए अंडरलाइंग जो यू कैन हैव वर्ल्ड वाइड वेब है. तो जनरली ये बड़ा कॉमन होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब ओवर द एफटीटीपी ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब यू यूज इट एंड यू एक्सेस द रिमोट फाइल. अभी भी अगर आप देखें तो आप जो है रिमोटली बेशुमार फाइल्स और रिसोर्सेज एक्सेस करके ला रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट. ठीक है, तो वो इसी वजह से होती है थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब विच इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिमोट फाइल सिस्टम. और you does not require any authentication, so there is an anonymous mechanism. तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेस की जरूरत होती है उस सिस्टम की, उस वहां तक की रिसोर्सेज की. एंड यू फैच इट. So that's all for file system management, and thanks for watching.